साथियों, बिहार के चुनाव के संदर्भ में बहुजन मुक्ति पार्टी की जो भूमिका है, इस भूमिका में दो प्रकार की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। पहला तो हमारा 38 जिलों में गूगल मीटिंग का कार्यक्रम, गूगल मीट का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। 243 विधानसभाओं का गूगल मीटिंग की तैयारी शुरू है। डेली 10 विधानसभाओं की मीटिंगें शुरू है और हम लोग हर लोकसभा से एक सीट और हर कमिश्नरी से एक सीट। अगर बिहार में 9 कमिश्नरी है तो 9 सीट और 40 लोकसभा है तो 40 लोकसभा से एक एक सीट, प्रत्येक लोकसभा से एक सीट, मतलब 40 और 9 49, मतलब 50 सीट हम किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में जीतने की रणनीति पर लड़ रहे हैं। अन्य सीटों पर भी हमारे कैंडिडेट होंगे। 243 सीटों पर निश्चित तौर पर हमारे कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, लेकिन 50 सीट किसी भी स्थिति, किसी भी परिस्थिति में बहुजन मुक्ति पार्टी चुनाव जीतेगी, 50 सीटें जीतेगी। और बिहार की जो नई सरकार बनेगी उसमें हमारी भूमिका बैलेंसिंग पावर में होगी। अगर उसमें हमारा निश्चित रिजल्ट आ गया तो बैलेंसिंग पावर में हमारी भूमिका होगी सरकार बनाने में, तो उसकी तैयारी हमारी चल रही है। ईवीएम के विरोध में सबसे पार्टी, अगर कोई पार्टी ने स्टैंड लिया हो तो बहुजन मुक्ति पार्टी है। 20 जनवरी 2015 में हमने पूरे 500 जिलों में ईवीएम की अर्थी उठाओ अभियान चलाया था और कोर्ट में हमारे केस भी पेंडिंग है। शायद ही कोई पार्टी डायरेक्ट चुनाव आयोग पर केस किया होगा। ईवीएम में निश्चित तौर पर गड़बड़ियां हो रही है, लेकिन अभी चुनाव आयोग इतना एक्सपोज हो चुका है कि सारी पार्टियों की नज़र में चुनाव आयोग की जो पहले अहमियत थी, एक समय था जब चुनाव आयोग के टी सेशन आयुक्त थे तो पार्टियों में दहशत थी और निष्पक्ष चुनाव के लिए माने जाते थे। उसके बाद चुनाव आयोग की भूमिका शंकास्पद और निष्पक्ष नहीं रही है। ऐसा ईवीएम की वजह से कई पार्टियों ने आवाज़ उठाई, कोर्ट में केस गए। इसलिए चुनाव आयोग भी अपनी इज्जत बचाने में लगा हुआ है। वो शो कर रहा है कि निष्पक्ष चुनाव करवाएंगे ईवीएम 3 के माध्यम से, अब गड़बड़ियां नहीं होगी। तो हमें भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है चुनाव आयोग पर। उसके बावजूद भी अगर निष्पक्ष और चुनाव करवाते हैं तो निश्चित तौर पर हम लोग 50 सीटें जीतेंगे। ये बात सही है। कोरोना की महामारी अभी भारत में करीबन 21 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है और बिहार में प्रतिदिन कोरोना और बाढ़ की स्थिति भयानक पैदा हो जा रही है। दिन ब दिन संक्रमित केसेस बढ़ रहे हैं बिहार में। चुनाव आयोग को चाहिए कि ये चुनाव पोस्टपोन करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि अगर ऐसी परिस्थिति में चुनाव होता है तो कोरोना की महामारी फैल जाएगी, क्योंकि और 2 महीने में तो और आंकड़े बढ़ेंगे। लेकिन सरकार को जल्दबाजी ये है कि जनता के बीच में जाने से सरकार बचना चाहती है, क्योंकि जो अस्त्र लॉकडाउन के समय मजदूरों का हुआ
करीबन देश में 40 करोड़ मजदूर, उसमें से बिहार में कम से कम 20 लाख मजदूर बिहार में आए हैं। तो सरकार ने उनका क्या हाल किया है, भुखमरी से और हजारों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर किया, और आज भी उनकी परिस्थिति भयानक है। और इसी वजह से सरकार को बोलना पड़ता है कि नवंबर तक हम 5 किलो चावल और गेहूं फ्री में देंगे। लेकिन सरकार चाहती है कि कोरोना में ही चुनाव हो जाए, ताकि लोगों के बीच में जाना ना पड़े, लोगों के जवाब ना देना पड़े। इसलिए वर्चुअल रैली कर मीडिया मैनेजमेंट कर बीजेपी और नीतीश कुमार चुनाव जीतना चाहते हैं। नीतीश कुमार को जनता की जानमाल की नहीं पड़ी है, उसको स्वतः ही कहना चाहिए कि हमारी बिहार की जनता इस समय कोरोना की महामारी में और बाढ़ग्रस्त है 17 जिले, इसलिए चुनाव को आगे बढ़ाना चाहिए। नीतीश कुमार सोच रहा है कि यही मौका अच्छा है लोगों का वोट लेने के लिए, लोगों के बीच में जाने का नहीं है और अखबार में बयानबाजी करते रहने का कि हम लोगों ने इतना इतना विकास किया, इतना इतना विकास किया। तो ये इन परिस्थितियों का फायदा उठाना चाहते हैं चुनाव में जीतने का, ताकि बिहार में 37% लोगों के पास इंटरनेट है, और वर्चुअल रैली के पास अगर वर्चुअल रैली से चुनाव करवा रहे हैं, वर्चुअल रैली के माध्यम से, तो 37% इंटरनेट जो है उसमें मैक्सिमम फॉरवर्डों के पास है, बैकवर्ड के पास तो है ही नहीं, एंड्रॉइड मोबाइल इंटरनेट की सुविधा है, तो उनको मालूम ही नहीं है। तो ये अंधेरे में रखकर लोगों को डराकर चुनाव जीतने के साजिश के तहत वो कोरोना की महामारी में भी चुनाव करवा रहे हैं। एक साइड बोल रहे महामारी है इसलिए लॉकडाउन है, तो महामारी है तो चुनाव क्यों करवा रहे हो? और अगर आपको महामारी नहीं लग रही है कोरोना, तो सबको रैलियां करने की परमिशन दे दो। अगर इतनी परिस्थिति गंभीर नहीं है तो परमिशन दे दो सभी पार्टियों को, चुनावी जाहिर सभाओं की परमिशन दे दो अगर आपको लगता है कि परिस्थिति गंभीर नहीं है। और गंभीर है तो नीतीश कुमार को स्वयं कहना चाहिए चुनाव आयोग को कि मैं बिहार की जनता को खतरे में नहीं डालना चाहता, लेकिन मौके का फायदा उठाकर वो जनता के साथ धोखा करना चाहते हैं। तो ये एक प्रकार का अंधेरे में रखकर चुनाव जीतने का कार्यक्रम है। सर, मेरा एक सवाल है, बीजेपी और अपने कार्यकर्ता से कह रहे हैं कि बिहार चुनाव की मुद्दा में राम मंदिर और राफेल का मुद्दा बताना है, अखबारों में ऐसा कोई जानकारी आया नहीं है। आज के अखबारों में और टीवी पर भी वो टेस्ट करने के लिए मुद्दा छोड़ा हुआ है कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है इस मुद्दे पर। लेकिन राम मंदिर का मुद्दा भी बीजेपी को बचा नहीं पाएगा, क्योंकि मंडल का जब आंदोलन चला 16 नवंबर 1992 और फिर 6 दिसंबर में बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा उठाया गया था, अडवाणी ने रथ यात्रा निकाली गई थी उसके बाद, तो ये ओबीसी के अधिकारों को वंचित करने के लिए पूरा गुमराह करने का कार्यक्रम था। राम मंदिर की नींव में ओबीसी की करोड़ों नौकरियां दफनाई गई है। ओबीसी को जो अधिकार अपने लिए लड़ना चाहिए उसकी नौकरियां दफनाई गई है राम मंदिर की नींव के अंदर। 300 दोहरा स्टैंड है। जब वोट लेना होता है तो प्रधानमंत्री कह रहा है मैं बैकवर्ड हूं, मैं अति पिछड़ा हूं, और 314 बच्चे आईएएस बनते रह गए। बैकवर्ड के लिए कोई प्रावधान नहीं किया, जनगणना में प्रावधान नहीं किया। तो 52% ओबीसी में बड़ा विद्रोह है। अब उनको राम मंदिर के नाम पर लपेटना चाहते हैं, उनके अधिकारों का हनन कर राम मंदिर के नाम पर वोट लेना चाहते हैं। लेकिन बिहार के लोग ज़्यादा जागृत है। अडवाणी के समय में भी बिहार के लोग उनके झांसे में नहीं फंसे थे, 92 में भी बिहार के लोग झांसे में नहीं फंसे थे। तो ओबीसी नाराज है, एमबीसी नाराज है, क्योंकि उनको अधिकार से वंचित किया गया। 30 साल मंडल को हो गया, मंडल का अमल ही नहीं हुआ, मंडल कमीशन का इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। इस मुद्दे से जवाब देना नहीं चाहते। दूसरी बात,
यही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने 2015 के चुनाव में कहा था कि मेरे जीते जी कोई आरक्षण को हाथ भी नहीं लगा सकता, और लॉकडाउन में ही SC ST के रिजर्वेशन के ऊपर क्रीमी लागू कर दिया। केंद्र सरकार ने कोई भी अध्यादेश जारी नहीं किया। OBC पिछड़े वर्ग की तरह SC ST के आरक्षण को भी क्रीमी लागू कर दिया। अब तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि फंडामेंटल मौलिक अधिकार नहीं है आपका। और जो आरक्षण था, रिजर्वेशन था, वो सारा रिजर्वेशन जिन गवर्नमेंट सेक्टर में था वो तो बेच रहे हैं। रेलवे बिक रही है तो रिलायंस खरीदेगी, तो रिलायंस में क्या आरक्षण होगा? एयरपोर्ट बिक रहे हैं तो एयरपोर्ट के अंदर क्या आरक्षण होगा? इंडियन ऑयल बिक रही है तो उसके अंदर आरक्षण होगा SC ST OBC का। IOC भारत पेट्रोलियम बिक रही है, बेच दिया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम बेच दिया, कोल माइंस बेच दिया, बैंकें बेच रहे हैं। तो ये सारा जहां आरक्षण था SC ST OBC का, वो सारा सरकारी तंत्र ही बेच रहे हैं और राम के नाम पर वोट लेने के लिए गुमराह करना चाहते हैं। तो लोग बहुत अलर्ट है। अभी प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत झांसा दिया 2 करोड़ नौकरियों का, और बाद में जो था वो भी खत्म हो गया। बुलेट ट्रेन का सपना दिखाकर भारत की ट्रेन भी बेच दिया। इतना उस्ताद है प्रधानमंत्री। सपना दिखाया बुलेट ट्रेन का, और इधर की जो थी वो भी बेच दिया। तो लोग इतने, अभी बिहार के लोग राजनीतिक रूप से बहुत उनके अंदर चेतना है, इसीलिए गुमराह करने के लिए कोई बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है। इसलिए आनंद फानन में राफेल के मुद्दे, राफेल खरीदा गया तो उसके अंदर भी भ्रष्टाचार है। 536 करोड़ का राफेल 1600 करोड़ में। तो ऐसे बहुत सारा भ्रष्टाचार की फाइलें अभी भी, बाद में उन्होंने कहा फाइल गुम हो गई राफेल की। तो ये सारा, अगर बीजेपी ये मुद्दे उठाएगी राम मंदिर और राफेल का, निश्चित तौर पर इन्हीं 2 मुद्दे पर बीजेपी हारेगी बिहार में। निश्चित तौर पर इन 2 मुद्दे पर बीजेपी निश्चित तौर पर हारेगी। ताकि श्रम कानून बनाया, मजदूरों का शोषण करने का कानून बना दिया। 8 घंटे के बदले 12 घंटे, 1.5 गुना काम करने का, एक दिन में 1.5 दिन का काम, मतलब 1 साल में 1.5 साल का काम, 6 महीना मुफ्त में काम करने का। 40 करोड़ देश के मजदूरों को 6 महीना मुफ्त में काम करने का। पूंजीपतियों की दलाली की तरह काम कर रहे हैं। पूंजीपतियों के घाटा की भरपाई करने का ठेका लेकर रखा है प्रधानमंत्री ने। ये तो देश बेचवा है। एक लाइन में कहा जाए तो भारत का प्रधानमंत्री देश बेचवा है। देश को बेचने के लिए सरेआम नीलामी हो रही है सारे सरकारी तंत्रों की। तो इन जवाबों का बिहार के चुनाव में भी बीजेपी को जवाब देना होगा। तो राम मंदिर के मुद्दे के आड़ में ये जो जनता के साथ विश्वासघात किया हुआ है, वो जनता इतना आसानी से भूलने वाली नहीं है कि बीजेपी ने क्या हल किया है। आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को देश भिजवाओ, तो प्रधानमंत्री को ऐसे कैसे बोल सकते हैं? प्रधानमंत्री नीति निर्धारित कर रहे प्रधानमंत्री। अगर क्रेडिट प्रधानमंत्री ले रहा है सारे काम का, अगर पुलवामा के समय में क्रेडिट प्रधानमंत्री ले रहा था, तो चीन के समय में प्रधानमंत्री क्रेडिट क्यों नहीं लिया? फिर चाइना अंदर घुस गया तो इसके लिए प्रधानमंत्री को जिम्मेवार नहीं माना जाएगा? तो प्रधानमंत्री खुद ही सारा का सारा प्राइवेटाइजेशन पर जोर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ही सारी पॉलिसी तय कर 18 जून 2020 को 40 कोल माइंस बेचने की घोषणा प्रधानमंत्री ने की। अगर सरकारी तंत्र को बेचने का प्रधानमंत्री ही घोषणा करेगा, तो इसका मतलब देश की नीलामी के लिए प्रधानमंत्री पॉलिसी बना रहा है। तो ये देश के हित में है या देश के विरोध में है? और प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर संविधान की शपथ लेकर संविधान की रक्षा करने का और शपथ लिया था, और वही प्रधानमंत्री जाकर राम मंदिर के शिलान्यास के लिए चले जाते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री विशेष एक
एक धर्म का प्रधानमंत्री है क्या? जो संविधान में धर्मनिरपेक्षता की धज्जियां उड़ा दिया प्रधानमंत्री ने, संविधान की शपथ लेना वाला व्यक्ति संविधान के विरोध में जाकर ये काम कर रहा है, तो इसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेवार है। और समय समय पर प्रधानमंत्री ने धोखा दिया है। 2 करोड़ नौकरियों से सबका साथ सबके विकास से लेकर इवन इलाहाबाद के कुंभ मेले में सफाई कर्मियों का पैर धोने का नौटंकी किया, और कोरोना की वजह से सफाई कर्मी मर रहे हैं। प्रधानमंत्री उनकी बिल्कुल एक बार भी घोषणा नहीं की उनके लिए, पूरे भारत में सफाई कर्मी मर रहे हैं तो डॉक्टर के लिए 25 लाख की घोषणा की इंश्योरेंस की। उन सफाई कर्मियों का पैर धोकर, वोट के लिए पैर धोकर नौटंकी इलाहाबाद के कुंभ मेले में किया। तो प्रधानमंत्री का ही भूमिका उनका, प्रधानमंत्री अपने आप को खुद ही उस दायरे में खड़ा कर दिया है जहां से उसका विश्वास, लोगों का विश्वास ही प्रधानमंत्री पर उठ गया है। प्रधानमंत्री से, उसकी कार्यशैली से विश्वास उठ चुका है। इसलिए प्रधानमंत्री पर आजकल प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी घोषणा कर रहा है, उसका किसी प्रकार का कोई लोग सीरियसली नहीं लेते। 20 लाख करोड़ की घोषणा कर दी थी, वो 20 लाख करोड़ कहां गया? कहां योजना है वो? फिर 20 लाख करोड़ की घोषणा करने का मतलब 133 करोड़ में विभाजित करते हो तो प्रत्येक व्यक्ति को 15 लाख मिल जाता है। तो 20 लाख घोषणा करने के बाद प्रधानमंत्री को 50,000 बिहार ग्रामीण रोजगार के लिए योजना करने की, 50,000 की घोषणा करने की कहाँ जरूरत पड़ी? इसका मतलब 20 लाख का घोषणा फर्जी था, तब आपको 50,000 करोड़ की घोषणा करनी पड़ी। तो प्रधानमंत्री कब क्या कह रहे हैं, वो आनंद फानन में जैसा ठीक लगे ऐसे आंकड़े घोषित कर देते हैं। इसीलिए ये जो प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी प्रधानमंत्री के नियंत्रण में है। सीतारमण ने कहा हम 13 एयरपोर्ट बेचेंगे, क्या प्रधानमंत्री के पूछे बगैर कहा क्या? रेलवे बिक रही है पीयूष गोयल ने, क्या तो प्रधानमंत्री को पूछे बगैर कर रहे क्या? पीएमओ हाउस को पूछ नहीं रहे क्या? अगर पीएमओ हाउस को पूछ रहे तो प्रधानमंत्री रोक क्यों नहीं रहे? फिर तो देश बेचने में प्रधानमंत्री का नीतिगत फैसला है, देश की संस्थाएं बेचने में प्रधानमंत्री का नीतिगत फैसला है। इसी वजह से ये कहा जाता है। अच्छा, एक और अभी आज की खबर चल रही है, आज के पेपर में भी आया था कि जैसे वो यहाँ से रिलेटेड कि उत्तर प्रदेश से मायावती जी ने घोषणा किया है कि हम सत्ता में आएंगे तो हम क्षत्रिय वेश के जो महापुरुष है उनके बड़े बड़े स्टैचू बनाएंगे, क्या करेंगे? मायावती जी हमेशा उसको किसी न किसी गॉडफादर की जरूरत रही है, वो अपने फैसले खुद नहीं कर सकती। एक समय था मान्यवर कांशीराम साहब जब फैसले करते थे तो व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए और समाज को ध्यान में रखकर फैसले करते थे। तो मान्यवर कांशीराम साहब जाने के बाद मायावती के गॉडफादर है सतीश मिश्रा जी, और सतीश मिश्रा जी ने मायावती को ये समझाया कि बहन जी अगर ब्राह्मणों का वोट चाहिए तो हमको ये घोषणा करना पड़ेगा, परशुराम की मूर्ति लगाएंगे बड़ी से बड़ी, परशुराम के नाम पर हॉस्पिटल खोलेंगे। तो मायावती सतीश मिश्रा के ब्रह्मजाल में फंस गई, ब्राह्मणों को खुश करने के लिए घोषणा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ब्राह्मण उसे ये घोषणा करवा रहे हैं। आरएसएस भी कह रहा है कि हम बीजेपी के बाद दूसरे नंबर की हमारी चॉइस बहन मायावती जी है। मतलब ब्राह्मण ये उसे घोषणा करवा रहे हैं ताकि मायावती का खुद का वोट बैंक खिसक जाए, नाराज होकर ब्राह्मणों का वोट लेने का सपना दिखाकर जो उसके बेज है वोट, उसके शेड्यूल कास्ट का, वो ही उसकी वजह से प्रतिक्रिया में खिसक जाए। तो ना मायावती अपना, ना ब्राह्मणों के वोट, ब्राह्मण उसको वोट देने वाले नहीं है, और जो घोषणाएं कर रही है इसी वजह से खुद के कैडर और खुद के वोटर्स नाराज हो रहा है। मायावती आगे चलकर संकट में फंसने वाली है। एक लाइन में कहा जाए तो मायावती यह बीजेपी की अघोषित प्रवक्ता है, बीजेपी की अघोषित प्रवक्ता है।
बीजेपी भी ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देना चाहती है, मायावती भी ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देना चाहती है। इसका मतलब बीजेपी की अघोषित प्रवक्ता है एक ही लाइन में। इसलिए मायावती जी को जल्दी ब्राह्मणों से सावधान होना चाहिए। बहुजन मुक्ति पार्टी का भेद अपने महापुरुषों के विचारधारा के आधार पर है, न कि ब्राह्मणों के महापुरुषों की विचारधारा के आधार पर है। बहुजन समाज के महापुरुषों के आधार पर बहुजन मुक्ति पार्टी की नींव खड़ी कांशीराम साहब ने की थी। माननीय कांशीराम साहब ने, शायद मायावती जी वो भूल चुकी है। इसलिए हम तो एक ही लाइन में कहते, बहन जी को आप जाने दो। मेरा एक सवाल है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है बिहार में स्वास्थ्य सुविधा बेहतर हमने किया है। बिहार में नीतीश कुमार जी जो भी कह रहे हैं, धीरे धीरे उन्होंने झूठ बोलने की ट्रेनिंग मोदी जी से ले लिया है। उसके साथ रहते रहते कुछ हद तक उन्होंने ट्रेनिंग ले ली है, ताकि WHO का रिपोर्ट है 1000 के पीछे एक डॉक्टर होना चाहिए, बिहार में 17,000 के पीछे एक डॉक्टर है। नीतीश कुमार जी झूठ बोल रहे, इसका प्रमाणित ये है कि 2012 में हेल्थ सेंटर 109 जगह थे, 109 हेल्थ सेंटर थे। 2018 में हेल्थ सेंटर हो गए 99, मतलब 6 साल में 10 हेल्थ सेंटर कम कर दिए। तो जब हेल्थ सेंटर कम कर दिए, उसको विकास कहोगे या कौन से आधार पर विकास कहोगे? ये तो आंकड़ा सिद्ध बोल रहा है। बिहार में नीतीश कुमार जी ने 6 साल में हेल्थ सेंटर 10 कम कर दिए, बढ़ाना चाहिए था, कम कर दिए। अब आंकड़े बता रहे हैं, अजीब तरीका अपनाया हुआ है, डायरेक्ट जंपिंग कर देते हैं। कभी बोलते 10,000 की जांच हो गई, कभी दूसरे दिन बोलते 25,000 की जांच हो गई, तीसरे दिन बोलते 50,000 की जांच हो गई, अभी 75,000 की जांच हो गई। कौन वेरीफाई कर रहा है? वेरिफिकेशन तो कोई कर नहीं रहा है। और दूसरी साइड अखबार वालों ने बताया कि जहां पुलिस क्वार्टर है वहां ही कोई एक भी डॉक्टर नहीं है। अखबारों में छप कर आया 60% पुलिस जहां कैंप लगे हुए वहां एक भी डॉक्टर नहीं है, 60% जगह। तो ये तो आंकड़े खुद बता रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। केवल अखबारों में विकास दिख रहा है। एक लाइन में अगर कहा जाए तो नीतीश कुमार का विकास अफवाह के सिवा कुछ भी नहीं है। लास्ट में मेरा एक सवाल ऐसा है आपसे कि बिहार सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे जो यहाँ के मजदूर हैं वो दूसरे राज्य में काम करने ना जाए? वर्तमान बिहार सरकार कुछ भी नहीं कर सकती। इसके लिए जो करना है बहुजन मुक्ति पार्टी के एजेंडा में है कि बिहार की भूमि उपजाऊ भूमि है। 10 गांवों में एक कृषि आधारित उद्योग लगाना चाहिए। जहाँ मक्का ज़्यादा होता है, कोसी साइड, अलग अलग एरिया में अलग अलग उत्पादन पैदा होता है, ज़्यादा उत्पादन। तो ये जो कृषि का जो प्रोडक्शन है, तो उसका अगर उद्योग लग जाए तो 10 गांव में उद्योग सरकार अगर लगाए तो 10 गांव वालों को रोजगार मिलेगा। यही मक्का जब पॉपकॉर्न बन जाता है ना सिटी में जाकर, तो 10 रुपये का मक्का 300 में बिकता है, 100 ग्राम का 30 रुपया है। यही आलू जो होलसेल में 20 रुपया 10-20 रुपया है ना, अंकल चिप्स बनते तो 200 रुपया केजी में बिकता है। यही टमाटो, अगर टमाटो कैप्चर बनते तो 100-150 रुपया केजी बिकता है। यही गेहूँ अगर 18-20 रुपये में बिकता है किलो का होलसेल में, अगर बिस्कुट की कंपनी में चला जाता है तो 350 रुपया केजी में बिक रहा है। तो सरकार को चाहिए 10 गांव में एक कृषि आधारित उद्योग लगाए और वहीं के लोगों को ही उसका रोजगार वहीं मिले और वहीं प्रोडक्शन हो और वहीं उसका मार्केटिंग भी वहीं से हो।
उसका मुनाफा भी उस 10 गांव के लोगों को मिलना चाहिए। तो बिहार के लोग बाहर कमाने नहीं जाएंगे फिर अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर। लेकिन सरकार ऐसा कोई योजना बनाने वाली नहीं है, बनाना नहीं चाहती, ताकि वो बिहार को जितना गरीब और पंगु रखेंगे, लाचार रखेंगे, इतना उनका वोट खरीदना आसान हो जाएगा। जितना आदमी भूख से तड़पेगा, इतना वोट खरीदना आसान हो जाएगा। वो शर्तें नहीं लगाएगा, वो 100 रुपये में भी वोट दे देगा। बोले 100 की नोट मिल रही है ना। तो योजनाबद्ध तरीके से बिहार को बर्बाद करने का कार्यक्रम पिछले कई साल से चल रहा है। मनुवादी आधार के सोच पर वो इसको बिल्कुल बिहार का विकास करना नहीं चाहते। कोसी नदी का पानी हर साल तबाह कर रहा है। 15 साल में नीतीश जी को बांध बांधना भी नहीं आया। वैसे तो पुल तो बड़े बड़े बांध रहे हैं, जगह जगह रोड का तो बड़ा बड़ा नक्शे बता रहे हैं। अगर बांध दिया होता, बिजली उत्पादक होता, तो बंगाल, बिहार और झारखंड तक बिजली पहुंचती, रेवेन्यू बिहार को मिलता। अगर बिहार को इंटरनेशनल, बोधगया को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया जाए तो जितने दुनिया के बुद्धिस्ट कंट्री है, एक दिन में ही तथागत गौतम बुद्ध का दर्शन करके वापस चले जाएंगे। एक दिन के अंदर समय बचेगा उनको। सरकार वो योजना कर नहीं रही है। बॉम्बे आएंगे, दिल्ली आएंगे, फिर उधर से इधर आएंगे, फिर वापस जाएंगे। अगर बिहार को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल जाए, बोधगया को, 100 बुद्धिस्ट कंट्री है, बिहार में इतनी करेंसी आ जाएगी, फॉरेन करेंसी दुनिया भर से, जितना आप इमेजिंग भी नहीं कर सकते हो बिहार के डेवलपमेंट के लिए। उसके साथ 2 डोमेस्टिक एयरपोर्ट का कनेक्शन दिया जाए, एक श्रावस्ती का, एक सारनाथ का। तो ये जो योजनाएं जो बनानी चाहिए वो बना नहीं रहे। इसी वजह से बिहार के संदर्भ में, क्योंकि बिहार में संख्या बल बहुजनों का ज़्यादा है, और वो अगर विकसित हो गए तो उनकी राजनीति भी विकसित हो जाएगी। आर्थिक संपन्न हो गए तो बंधुआ मजदूर नहीं रहेंगे, तो राजनीतिक चेतना आ जाएगी। अगर राजनीतिक चेतना आ गई तो राजसत्ता कब्जा कर लेंगे। राजसत्ता कब्जा कर लेंगे तो दुनिया को दिशा बताने का काम कर सकते हैं, जो प्राचीन भारत में तथागत गौतम बुद्ध ने किया। बिहार के लोग राजनीतिक रूप से बहुत जागृत हैं। उन्होंने 1975 में इंदिरा गांधी का चक्रव्यूह इमरजेंसी का तोड़ा था, बिहार के लोगों ने ही तोड़ा था। राम मंदिर, आडवाणी की रथ यात्रा बिहार के लोगों ने ही रोका था। 2015 में मोदी और अमित शाह की लहर बिहार के लोगों ने ही रोका था। तब नीतीश लालू जी के साथ थे। और बाद में मुजफ्फरपुर का ये जो चला बालिका गृहकांड का सेक्स रैकेट, 35 नाबालिग बच्चियों को बलात्कार हुआ, ब्रिजेश पाठक अंदर गया, वो शायद वही ब्लैकमेल के हिसाब से बीजेपी को सरेंडर हुए। सीबीआई ने बाद में राज्य सरकार नीतीश कुमार को लताड़ भी लगाई। तो ये जानबूझकर बिहार का विकास करना नहीं चाहते, इसलिए विकास के मुद्दे उनके पास है नहीं। केवल विकास की बातें, विकास की घोषणाएं, विकास के ढिंढोरा ज़्यादा पीट रहे। जमीन लेवल पर उनका किसी प्रकार का विकास दिख नहीं रहा है। ना रोजगार का विकास है, ना रोजगार का विकास, एम्प्लॉयमेंट का कोई ठिकाना है, ना एजुकेशन का ठिकाना है। आज के अखबार में पढ़ लो, नीट की परीक्षा पास करना हो 25 लाख, इंजीनियर की परीक्षा पास करना हो 12 लाख। आज का ही अखबार उठाकर देख लो। ना ट्रांसपोर्टेशन की कोई सुविधा है। अन्य राज्यों में ट्रांसपोर्ट सरकार के आधार पर चलती है, रोडेज एसटी होती है, यहाँ वो भी ठेके पर चल रही है। सरकार की कोई भी ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा ही नहीं है। ना लॉ एंड ऑर्डर का सुविधा है। क्राइम के संदर्भ में देख रहे हो, डेली अखबार पढ़ो 10 मर्डर होंगे, डेली अखबार पढ़ो लूटफाट के केस है। कोई अखबार ऐसा नहीं होगा जहाँ 10-20 अखबार में छपते हो, डेली रोज। कौन सा विकास किया? किसी प्रकार का कोई विकास नहीं है। केवल विकास के नाम पर ढिंडोरा पीट रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का मीडिया मैनेजमेंट का कार्यक्रम है। विकास करना नहीं चाहते। अगर विकास हो जाएगा तो फिर पब्लिक जागृत हो जाएगी, और पब्लिक जागृत हो जाएगी तो पब्लिक को गुमराह नहीं किया जा सकता। इसीलिए पब्लिक को अंधेरे में रखने के लिए विकास की लॉलीपॉप दिखाते। जैसे इंदिरा गांधी ने कहा था ना, गरीबी हटा,
अब 29 करोड़ गरीब, 83 करोड़ गरीब हो गए। मोदी सरकार ने कहा था ना, मेरी सरकार गरीबों की सरकार, और सारे फैसले पूंजीपतियों के हित में, सबका साथ सबका विकास। तो ये विकास आजकल चुनावी हथकंडा बन गया है लोगों को गुमराह करने का। किसी पार्टी का वर्तमान सरकार ये विकास करने वाली नहीं है। आपने गठबंधन को मतलब किस तरीके से देखते हैं? गठबंधन में क्या आपसे किसी पार्टी से बात हुई है, कैसा हुआ है? बीजेपी को हरवाने के लिए गठबंधन, महागठबंधन होना चाहिए। निश्चित तौर पर सम्मानीय तरीके से अगर बीएमपी को सम्मानीय तरीके से सीटें मिलती है तो निश्चित तौर पर बीजेपी को हरवाने के लिए हम गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। समय कम है। आखिरी बात कहना चाहता हूँ, नीतीश कुमार वर्तमान में नीतीश कुमार अपने काम के आधार पर या अपनी पार्टी के अपने काम के आधार पर या अपने विकास के मुद्दे पर, विकास पुरुष के मुद्दे पर चुनाव जीत नहीं सकता, ना जीतने वाला है। हाँ, लेकिन समय के मुताबिक अगर गठबंधन बनाने में लापरवाही हुई तो उसकी वजह से नीतीश कुमार जीतेगा। अगर महागठबंधन वालों ने लापरवाही कर दी तो नीतीश को फायदा हो सकता है, नहीं तो वर्तमान में नीतीश अभी चुनाव नहीं जीत सकता, उस लोगों के बीच में जाने की स्थिति में नहीं है। इसलिए तुरंत प्रभाव से बीजेपी को हरवाने के लिए जो भी सारे दलों को जो कीमत चुकानी चाहिए या जो भी आपसी तालमेल बनाना चाहिए, तुरंत प्रभाव से उसको बनाना चाहिए ताकि समय रहते हुए बीजेपी को और जेडीयू को परास्त किया जा सके। धन्यवाद आप सब लोग का।